नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम आंखें में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे बदलते खान पान को लेकर। चर्चा करेंगे किताबों के बोझ तले घुटते बचपन पर और साथ ही जानेंगे गोलघर के इतिहास को। सोचिए, कितना अच्छा होता अगर हम फिर से बच्चे बन जाते। दिन भर घूमते फिरते ढेर सारी मस्ती करते, ना फिक्र होती आने वाले कल की, ना आज की चिंता, उड़ते फिरते यहाँ से वहाँ। लेकिन बचपन को लेकर जो हम सोच रहे हैं, क्या वैसा? एक दूसरे को गले लगाने की आदत, तितलियों के पीछे भागना, सब कितना प्यारा प्यारा। ना कोई बंधन, ना कोई चिंता। शायद मानव जीवन का ये सबसे बेहतरीन और प्यारा कालखंड है, जिसके बारे में महज कल्पना मात्र से ही चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखों में चमक आ जाती है। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो शायद कोई कमी से दिखती है। क्या हमारे बच्चे अपने बचपन को जी पा रहे हैं? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने हमारे बच्चों से उनका प्यारा और कोमल बचपन छीन लिया है। प्रतिस्पर्धा के इस माहौल में केवल किताबें और किताबों के नीचे दबा हुआ बचपन। होमवर्क का इतना बोझ कि बच्चे खेलना भूल जाते हैं और कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। आने वाले वक्त के लिए तैयार करने के चक्कर में माँ बाप न जाने कहाँ कहाँ उन्हें भेज देते हैं और इस पूरी यात्रा में बच्चों की मासूमियत न जाने कहाँ खो जाती है। जो इस माहौल को झेल लेते हैं उनका तो ठीक, लेकिन जो नहीं झेल पाते उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और वो कुंठित हो जाते हैं। अगर आप अपना बचपन याद करें तो पाएंगे कि क्या मस्ती भरे दिन थे। स्कूल से घर आते ही बैग कहीं और कपड़े कहीं और हम मैदानों में खेलते नजर आते। क्या गर्मी, क्या जाड़ा, क्या बरसात, बस चारों ओर हंसी और मस्ती। पाठशाला में पढ़ते थे, पाठशाला में गुरुजी पढ़ाते थे, चार छड़ी मारते थे, चुत्तर पर चल आते थे। गुल्ली डंडा, गोली, यही सब खेलते थे। अभी तो कबड्डी होता था पहले के ज़माने में, अभी तो सब मोबाइल का ज़माना हो गया। छोटे छोटे बच्चे लोग मोबाइल पर धरते हैं। स्कूल से लौटते हुए था नदी के किनारे में तरबूज का खेत, तो हम लोग उसमें से तोड़ करके खा लेते थे। ईख की भी खेती होती है, तो वह भी हम लोग कभी कभी उसमें से ले करके और पानी में कूद जाते थे। मैं बहुत शरारती नहीं थी, बहुत शांत नेचर की थी, लेकिन फिर भी बीच बीच में शरारतें कर लिया करती थी। तो लेकिन पहले जो शरारतें करते थे तो मम्मी डांटती थी तो बहुत प्यार से समझाया करती थी, लेकिन अगर आज शरारतें करते तो अच्छे से डांट पड़ती और पढ़ाई का प्रेशर रहता है। हम लोग का तो समय अभी से बिल्कुल अलग था। हम लोग के समय में इतना वर्क, इतना पढ़ाई नहीं था, तो हम लोग को तो खेलने के काफ़ी टाइम मिलते थे। हम लोग बहुत खेलते थे, एंजॉय करते थे पढ़ाई का। बहुत तरह के खेल खेलते थे। आज की बदलती शिक्षा व्यवस्था ने बच्चों से उनका बचपन ही छीन लिया। अब माँ बाप एक दूसरे से केवल और क्या बेहतर हो सकता है पढ़ाई को लेकर इसी की चर्चा करते हैं। टीचर के साथ सभी इतने गंभीर होते हैं कि अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि आखिर किस गंभीर विषय पर बातचीत चल रही है। आजकल लोग सोशल मीडिया जैसी जगहों पर बच्चों के अभिभावक से मिलते हैं तो सिर्फ प्रतिस्पर्धा
और उसकी तैयारी की बातें करते हैं। न जाने हमारा समाज किस दिशा की ओर जा रहा है। इतना बड़ा बैग लेके आती हो, भारी लगता है बैग? भारी लगता है बैग। बैग भारी लगता है। तुम्हारा बैग कितना भारी है? बहुत भारी है, ये दर्द होने लगता है। बैग मतलब इतना भारी हो जाता है कि हम उसको मतलब हैवी, बहुत हैवी होता है, हम उसको लोड नहीं कर पाते हैं बिकॉज जितना भी बुक्स है हैवी बुक्स हैं। मेरा बेटा लड़का जो है क्लास 1 में है, उसका ये बैग बोले कि लगभग हमको लगता है कि 10 kg का कम से कम लगता हो जाता होगा, ऐसा सा लगता है ना। हाँ, और सही कभी बुक लेके प्रोजेक्ट पर ले जाना है उसमें और ज़्यादा हैवी हो जाती है बुक है। हमारे समय से स्कूल को इस चीज़ पर ध्यान देनी चाहिए। बच्चे के उम्र के अनुसार बैग बहुत रियल में बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, तो मेरा अपना सुझाव है कि लड़के को आइदर उसको सिलेबस के अनुसार उनको देना चाहिए या नोटबुक यूज करना चाहिए। आज सबसे आगे निकलने के चक्कर में हमने खुद अपने बच्चों के हाथों से उनका बचपन छीन लिया है। कभी मौका मिले तो अवश्य सोचिए, क्या हम सही कर रहे हैं? ऐसा करके हम कैसा समाज बनाएंगे? क्या हम इंसानों की शक्ल में मशीनें तो नहीं बना रहे? इंसान ईश्वर की एक अनुपम कृति है। कहीं ये हमारी इस कृति के साथ छेड़छाड़ तो नहीं? बच्चे भगवान का रूप हैं, क्या ऐसा सिर्फ कहने की बात है? इन मासूमों के कंधों पर इतना बोझ डालकर कहीं हम इनका बचपन तो नहीं छीन रहे। हमें इस पर विचार करना होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे गोलघर के इतिहास के बारे में। डीडी बिहार के आंखें कार्यक्रम और उसके पूरी टीम को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी शुभकामना है कि वो अपने काम में, अपने मुकाम में आगे बढ़े। कार्यक्रम आंखें के प्रोड्यूसर गौरव सिंह और पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं कि ये आगे बढ़े और इसका नाम रोशन हो। कार्यक्रम आंखें से जुड़े हुए टीम के जितने सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ऐसी कई विरासतें हैं हमारे पास भवनों की शक्ल में जो हमारी पहचान है। माना कि इनका निर्माण किसी खास उद्देश्य से हुआ था, परंतु आज ये हमारी पहचान है जिस पर हमें गर्व होता है। आज हम आपको लिए चल रहे हैं एक ऐसी ही इमारत के पास जहां अतीत ठहरा हुआ है। बिहार राज्य की राजधानी पटना का ये गांधी मैदान। इस मैदान के पश्चिम देखिए, आपको एक अजीब सी इमारत दिखेगी। देख रहे हैं, है ना कुछ अजीब सी? न खंभे न छत ही संपूर्ण रूप से, लेकिन ये घर है। क्योंकि इसका आकार गोल है, अतः इसे गोल घर कहा गया और इसका निर्माण अन्न भंडारण के लिए किया गया था। वर्ष 1770 में भयंकर सूखा पड़ा था। उस दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार हुए थे। तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने गोल घर के निर्माण की योजना बनाई थी और ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन ने अनाज के भंडारण, जो कि ब्रिटिश फौज के लिए था। इस ढांचे का निर्माण 20 जुलाई 1786 ईस्वी को किया गया। इसमें 1,40,000 टन अनाज रखा जा सकता था।
बिहार में बार बार अकाल पड़ रहा था और लगभग करीब करीब 10 सालों से ये परिस्थितियां बनी हुई थी कि मानसून ठीक से आ नहीं रहा था। नतीजा कि बहुत ही भयानक रूप से लोग अकाल से त्रस्त थे। तो ब्रिटिश सरकार ने एक निर्णय लिया कि नदी के किनारे एक ऐसी अन्नागार बनाया जाए जहाँ से कि नज़दीक के लोगों को अन्न पहुँचाने में सुविधा हो। इसी को ध्यान में रखते हुए 1784 में वारेन हेस्टिंग्स ने ये ऑर्डर दिया कि एक अन्नागार यहाँ बनाया जाए। तो उसी के निर्देश पर बंगाल में आर्मी के इंजीनियर थे कैप्टन गॉस्ट्रिंग, पूरा नाम था कैप्टन जॉन गॉस्ट्रिंग। उन्होंने इसके बनाना प्रारंभ किया 84 में और कंप्लीट किया इसको 86 में, 2 साल बाद। आइए चलते हैं और इस इमारत को और करीब से जानते हैं। आपको कहीं भी इसमें स्तंभ नहीं दिखेगी क्योंकि इसके निर्माण में कहीं भी स्तंभ नहीं है। ये अपने आप में अनोखा है। गोल घर का आकार 125 मीटर और ऊंचाई 29 मीटर है, बिना किसी स्तंभ का, और इसकी दीवारें आकार में 3.6 मीटर मोटी हैं। देखने में इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्तूप के टाइप का है, स्तूप लाइक स्ट्रक्चर ये बनाया गया है। और दोनों साइड सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जो चक्करदार हैं, जो घुमावदार हैं। उसका उद्देश्य मुख्य रूप से यह रहा था कि जो मज़दूर अन्न लेके ऊपर चढ़ेंगे, सबसे ऊपर वाले फ्लोर जो टॉप इसका जो छत है वहाँ एक होल है जो उसके माध्यम से इसके भीतर ग्रेन को गिरा करके, अनाज को गिरा करके इसको भरा जाएगा। ये मेन उद्देश्य था। तो ऊपर जो चढ़ेंगे मज़दूर तो उसको चक्करदार बनाया गया है इसकी सीढ़ियों को कि एक तरफ से चढ़ के उसमें ग्रेन डालेंगे और दूसरी तरफ से उतर जाएंगे। ये मुख्य उद्देश्य रहा है इसका। आप जब इसके शिखर की ओर जाएंगे तो पाएंगे कि लगभग 3 मीटर तक ईंट की जगह पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। चूंकि इसका निर्माण अनाज के भंडारण के लिए किया गया था, अतः इसके शीर्ष पर एक छिद्र जिसका व्यास 2 फीट 7 इंच छोड़ा गया था, जिसे बाद में भर दिया गया। इसके ऊपर जाने के लिए आपको 145 सीढ़ियां चढ़नी होंगी, तभी आप ऊपर जा सकेंगे। आइए ऊपर चलें। आप ऊपर से शहर का एक बड़ा हिस्सा देख पाते हैं। यहां से शहर के किनारे बहती गंगा नदी के दर्शन होते हैं। वर्ष 1979 में राज्य संरक्षण में अब उद्यान भी बन गया है। गुंबदाकार आकृति के कारण इसकी तुलना 1627 में बने मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे से भी की जाती है। गोलघर इतिहास की वर्तमान को एक सुंदर और अनुपम भेंट। सचमुच कितना भव्य है ना यह इमारत, साथ ही इसका इतिहास भी। अभी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे हमारे बदलते खान पान और हमारे दिल पर पड़ने वाले उसके प्रभाव पर। आखिर कार्यक्रम के तहत
नई पारी की शुरुआत करने के लिए पूरी टीम को शुभकामना और बिहार की राजनीति और देश की राजनीति को नई स्वरूप में और सकारात्मक चीज़ों को सामने लाने के लिए मैं पूरी टीम को शुभकामना देता हूं। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है यह जान करके कि आंखें कार्यक्रम दोबारा आ रहा है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि यह बहुत ही ऊंचे स्तर तक जाए और इसका बहुत बड़ा नाम हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हमारे खान पान में दिनों दिन बदलाव आ रहा है। एक लंबे समय तक हमारे यहाँ शाकाहारी का चलन था, शराब का चलन निषेध ही था। भोजन में हमेशा दाल, चावल, रोटी, सब्जी, घी या छाछ और सलाद एक आदमी की थाली का हिस्सा था। सस्ती सब्जियां और फल भी आम लोगों के पहुंच में थे। धीरे धीरे खान पान में बदलाव आए और कहीं ना कहीं इन्हीं बदलाव ने हमारे दिल को बीमार बना डाला और हम लो हाई रक्तचाप के शिकार होने लगे। भरी हुई थाली, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, साथ में दही और सलाद, संतुलित भोजन, जमकर शारीरिक मेहनत। इस तरह की भोजन शैली और कार्यशैली कभी आम लोगों की होती थी। बच्चे सुबह स्कूल जाते समय ताज़ा दूध पीते, टिफिन में रोटी सब्जी लेकर निकलते। आज की तरह नहीं कि बस 2 ब्रेड या नाश्ते में 2 बिस्किट। धीरे धीरे जीवन शैली में बदलाव आने लगे। घर की गृहिणियां अब ऑफिस में भी नजर आने लगीं। काम का बोझ बढ़ने लगा। परिवार भी संयुक्त से एकल होने लगे। घरों में ब्रेड ने जगह बनानी शुरू की, क्योंकि रोटी के लिए अब वक्त निकाल पाना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है। रोटी अब तो सिर्फ रात में मिलती, जब लोग थोड़ी राहत में होते। दिन की भागदौड़ ने ब्रेड को साथी बना दिया, कहीं ज़रूरत तो कहीं मजबूरी। रिफाइंड मैदा और बेकिंग पाउडर का ज़्यादा उपयोग केक, नूडल्स, आइसक्रीम, बिस्किट, जैम आदि ने आम भोजन में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। मैक्रोनी पसंद है, चाउमीन्स, मैगीज वगैरह, पास्ता, देन बर्गर्स, सारा चीज़ें। पिज़्ज़ा, बर्गर, केक, फ्राइड राइस, चाउमीन, एग रोल। फास्ट फूड ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, इवन हम लोग भी पसंद करते हैं खाना, बट वो अच्छा नहीं है, हेल्थ के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो हमारी संतुलित थाली अब असंतुलित सी होने लगी। बच्चों पर इसका खास प्रभाव पड़ा है बाजार के आकर्षण के चलते। उनके खान पान में बेतहाशा बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज वो सिर्फ दूध पीने से कतराते हैं। हम धीरे धीरे पश्चिमी जगत के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। जो चीज़ उनकी जलवायु के अनुसार उनके लिए वरदान है, वो हमारी जलवायु के लिए अभिशाप। मसलन शराब ठंडे प्रदेशों में फायदेमंद साबित होती है एक हद तक, लेकिन जब उसी का सेवन हम अपनी जलवायु में करते हैं तो अंतर साफ दिखता है। नहीं अच्छा लगता है, टेस्टी नहीं अच्छा लगता है उसका। हमें तो पिज़्ज़ा और बर्गर ही पसंद है। कभी कभी हम लोग डोमिनोज चले जाते हैं पिज़्ज़ा खाने, फिर बाहर एग रोल ये सब खा लेते हैं। बहुत मज़ा आता है खाने में। यस सर। पिछले 15 सालों में शहरों में खान पान की आदतों में बेतहाशा बदलाव आए हैं। नतीजा उच्च रक्त आज वहीं हर छोटा से छोटा अस्पताल भी उच्च रक्तचाप के रोगियों से भरा पड़ा है। हम देखते हैं शहरों में, आप पटना का ही ले लें तो एक मौर्या लोग के बगल में, मौर्या कम्प्लेक्स के बगल में चाइनीज़ फास्ट फूड का एक मार्केट बना हुआ है, जो कि एक तरह से वो भयंकर बीमारी को अपने आप को बुलाता है। वहाँ खाना खाने नहीं बुलाया जाता है, एक बीमारी को बुलाया जाता है, क्योंकि
उसका अभी हम कुछ दिन पहले देखे मैगी पे बैंड हुआ था, शीशा ज़्यादा उसमें पाया जाता जिसके चलते उसको बैंड किया गया, फिर कंपनी उसको सुधारी और फिर से ले आई। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम गलत यूज कर रहे हैं, गलत खा रहे हैं, इसलिए वो बैंड भी किया गया फिर लाया गया। लेकिन ये केवल वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर के साथ जुड़ रहे हैं हम लोग भी। खाना भी हम लोग आजकल खाते हैं तो इतने फैशन में हम आगे आ गए हैं कि हाथ धोना अब हम उसको फैशन से अलग समझते हैं। हाथ को पोंछ लिए, साफ़ कर लिए और उतना ही तक हमारा, जबकि कितने उससे हमारे हाथ में इन्फेक्शन होते हैं। वहीं इन सारे जंक फूड के अलावा अगर गांव देहात में हम लोग देखें तो गांव के लोग इस चीज़ को पता ही नहीं है। अगर आप मैगी और चाउमीन और ये सब चाइनीज और फास्ट फूड खानों की बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं ये शहर वालों का खाना है। और वहाँ के लोग अरहर की दाल, रोटी और सब्जी खाकर आज भी तंदुरुस्त हैं और हम लोगों से हट्टे कट्टे हैं। जंक फूड आने से कोलेस्ट्रॉल लेवल और हमारा ओबेसिटी, बहुत कोलेस्ट्रॉल लेवल तो हाई हो ही रहा है लेकिन ओबेसिटी भी प्रॉपर वे से काम नहीं कर रहा है, पाचन क्रिया बहुत कमज़ोर हो रही है। रक्त में दाब उसे सभी कोशिकाओं तक रक्त को पहुंचाने में मदद करता है और इसे पंप करने का काम हृदय करता है। जिस पर प्रेशर से रक्त धमनियों तक पहुंचता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और 2 बार दिल धड़कने के बीच के समय में धमनियों में जो दबाव होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर को दिखाती है और इसकी आदर्श स्थिति है 120/80। इससे अगर अधिक है तो वो खतरा है। उच्च रक्तचाप से कोई भी कभी भी प्रभावित हो सकता है। मोटापे और मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों को इसकी संभावना सबसे अधिक रहती है। पहले के खाने में तो क्या होता था, बिल्कुल शहर हो या गांव, देसी खाना मिलता था, बिल्कुल साग सब्जी फल फ्रूट्स बहुत सारे, जिसमें कि प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता था, कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता था। लेकिन अभी का जो खान पान है, ज़्यादा बच्चे लोग डिमांड करते हैं, जंक फूड वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं और उसमें उनका रुचि ज़्यादा है। लेकिन अभी हम लोग उतना केयर नहीं कर पाते हैं आज पेरेंट्स लोग कि बच्चे की डिमांड अनुसार उसको खाना देते हैं, जो कि अभी हार्मफुल है और पहले उतना हार्मफुल नहीं था। इसीलिए पहले के बच्चे ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा ये रहते थे और अभी में थोड़ा सा ज़्यादा बीमारी वगैरह इस जंक फूड से ही ज़्यादा आ रहा है। कहते हैं चलते खान पान ने हमारे जीवन पर एक गहरा असर डाला है। हमें हमारे खान पान को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए हमारे स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी पर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।